गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम 11th क्लास में सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, परमाणु संरचना। तो देखिए सबसे पहले है क्या कि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज वगैरह थी वो सब हट गया है कोविड-19 के कारण। फिर इसके आगे आप चलेंगे तो जे थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल था वो भी हट गया है, सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल पूरी तरह से हट चुका है। तो जो आपके सिलेबस में है वो यहाँ पर वो बोर मॉडल से शुरू होता है, यानी बोर मॉडल के आगे और बोर मॉडल को लेके आपका सिलेबस शुरू होगा। तो हम सबसे पहले बोर मॉडल पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में है नहीं उस पर कोई चर्चा की बात नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बोर मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। बोर मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल, तो इसको पढ़ने से पहले बोर का जो परमाणु मॉडल है संकल्पना थी, उसको पढ़ने से पहले बोर ने ये बात कैसे सोचा होगा कि हम जो ये परमाणु मॉडल अपना बनाने जा रहे हैं बनाएं, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट रखे हैं, हम वहाँ पर मूलभूत बातें क्या होंगी कुल मिला के उसने तो उन्होंने किस तरह से सोचा। तो देखिए उसकी जो पृष्ठभूमि है कुल मिला के बोर मॉडल की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ पर क्या लग रहे हैं हम, पृष्ठभूमि। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बोर मॉडल की पृष्ठभूमि पर, ठीक है ना, की पृष्ठभूमि। तो देखिए है क्या कि जो उस समय तक प्रयोग हो चुके थे या हो रहे थे उस समय प्रयोग, उन प्रयोगों को कुछ ने आधार माना। उस समय के जिसे प्रयोग में क्या कह सकते हैं आप, कि जो सबसे फेमस परमाणु संरचना मॉडल था उस समय आपका रदरफोर्ड था। लेकिन रदरफोर्ड की कुछ उन्होंने जो मॉडल का विश्लेषण किया तो उन्होंने कुछ उसमें कमियां पाई। एक कमी जैसे अगर हम आपको दिलाएं याद, तो जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि अगर कोई जो त्वरित आवेशित कण है अगर वो घूम रहा है तो घूमते 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 क्या है, न्यूक्लियस में जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही थी, जैसा कि बोर ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया था। तो उनके मॉडल में यानी कि बोर के जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड के मॉडल में स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा रही थी, यानी जो परमाणु का स्थायित्व है, परमाणु का एग्जिस्टेंस है, वो उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते थे। क्योंकि उसी समय मैक्सवेल ने एक रूल्स दिया था कि कोई भी त्वरित आवेशित कण है अगर वो चलेगा तो अपनी यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ ऊर्जा विकिरण के रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्पन्न करेगा। और अगर उस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो वो लागू यहाँ पर लागू करते हैं तो उसके हिसाब से अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर चल रहा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी लॉस करेगा। और इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी या लॉस करता है, और देखिए हर जगह पर उसकी जो एनर्जी है कुछ अलग अलग होगी। इस तरह से लॉस करता हुआ धीरे धीरे वो क्या है, वो ds में जाके गिर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, यानी कि जो सबसे बड़ी कमी थी रदरफोर्ड मॉडल की वो ये थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते थे। पहली कमी ये थी। तो इसको हम अगर यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि जो पहली कमी थी, कमियां अगर हम इससे लिखें, कमियां अगर हम किसकी कमियां लिख रहे हैं यहाँ पर, रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो है क्या, पहले हमने बोला कि यहाँ पर जो परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते थे इससे, तो यहाँ पर परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी, पहली बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि रदरफोर्ड मॉडल में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है उसकी भी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में होंगे कहाँ। उन्होंने बोला कि सर्कुलर पाथ में तो घूमते हैं, तो चलो ठीक है ये बात तो मान ली गई,
लेकिन उन सर्कुलर पाथ की न्यूक्लियस के सापेक्ष क्या दूरी होगी, किस दूरी पर वो घूमेंगे, उनकी ऊर्जा क्या होगी, उनका रेडियस क्या होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या, इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या भी इस मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती, मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी और इन्हीं कमियों को क्या किया है बोर्ड ने समझा है और फिर उन्होंने क्या किया है, तो इन कमियों को बोर्ड ने कंसीडरेशन में लिया, यानी कि कंसीडर किया। और इसके अलावा उन्होंने कुछ और जैसे जो पुराने ऐतिहासिक आपके परिणाम थे कि जैसे किसी अगर पदार्थ पर कोई क्या है विकिरण पड़ता है, ये कोई आपका द्रव्य है, इस द्रव्य पर विकिरण पड़ता है, तो इस द्रव्य से क्या है जो इसके यानी ये जो विकिरण है और ये जो द्रव्य है इसके बीच की जो अन्योन्य क्रिया है, ये जो आपका विकिरण है और ये जो द्रव्य है इसके बीच की जो अन्योन्य क्रिया है, अन्योन्य क्रिया है, इस क्रिया से कुछ रिजल्ट उन्होंने लिए और रदरफोर्ड के मॉडल के से कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन लेके दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने क्या किया यहाँ पर कंसीडर किया अपने मॉडल को तैयार करने में। तो दो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं वो तो देखिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हम जो देखने वाले हैं बोर मॉडल में, जिसके पर बोर मॉडल की पृष्ठभूमि तैयार हुई है, वो पहला यहाँ पर है, पहला जो है तो यहाँ पर मुख्य बिंदु बोर मॉडल के पृष्ठभूमि के मुख्य बिंदु कौन कौन से मुख्य बिंदु उन्होंने अपने इस मॉडल की पृष्ठभूमि में विचार में रखे। ठीक है ना, तो जो पहला बिंदु था यहाँ पर कि प्रकाश की क्या होती है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, कौन सा विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उसकी द्वैतीय प्रकृति। तो यहाँ पर क्या लिया पहला बिंदु, विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैतीय प्रकृति, पहला पॉइंट लिया। इसका मतलब क्या हुआ विकिरण की द्वैतीय प्रकृति का मतलब कि इसमें दो प्रकृति होती है, जो भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उसमें दो प्रकृति होती है, एक तरंग की प्रकृति होगी और एक कण की प्रकृति होगी। ठीक है, तो इसी को हम द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। एक यानी कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो तरंग के रूप में कुछ चीजों की व्याख्या करने में तरंग के रूप में उसको हम मानते हैं और कुछ चीजों की व्याख्या करने के लिए हम कण के रूप में मानते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं विकिरण की द्वैतीय प्रकृति। तो ये पहला पॉइंट था। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि परमाणु स्पेक्ट्रम की खोज, परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक प्रेक्षण। ये परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक प्रेक्षण का मतलब क्या है कि कुछ समय जो परमाणु होते हैं उनसे अगर हम प्रकाश गुजारते थे तो हमें एक विशेष प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था, तो उसी स्पेक्ट्रम की जानकारी हमें उस समय तक हो चुकी थी। तो जो बोर्ड ने अपने मॉडल को जो है इन दो बातों को रखा कंसीडर करने, मतलब कि कुल मिला के कहें इस तरह से जब बोर्ड अपना मॉडल तैयार कर रहा था तो उन्होंने इन दोनों बातों को प्रमुखता से लिया। ठीक है, अब आगे चले और आगे देखते हैं
विद्युत चुम्बकीय विकिरण है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो ये जो आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण है इस पर चर्चा करते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता क्या है, सबसे पहले तो इस पर अब चर्चा कर लेंगे। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब किसी आवेशित त्वरित कण को, जब किसी कण को क्या करते हैं हम, आवेशित कण को त्वरित करते हैं यानी एक्सेलरेट करते हैं, तो अंडर एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कारण उसमें क्या है, गति होती है। और जब गति करता है तो वह कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास करता है। और वो जो ऊर्जा वहां पर ह्रास होती है वो किसके रूप में होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होती है, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, आपने शायद समझ लिया होगा कि जब किसी आवेशित कण को त्वरित करते हैं तो उसके द्वारा जो ऊर्जा का ह्रास होता है वह ह्रास विकिरण के रूप में होता है। और उस विकिरण को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुण देखते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है ये दो तरह के क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम पहला जो अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मिश्रित रूप है, ठीक ना। पहली बात हो गई, यानी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वह किससे मिलकर बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते क्या है कि ये एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, लंबवत होंगे। और इनके जो संचरण की दिशा है वो भी क्या होगी, लंबवत होगी। तो इसको देखिए समझिए, हम यहाँ पर इस तरह से ले रहे हैं। देखिए ये जो है हमने इसको मान लिया विद्युत क्षेत्र, मान के चलिए इसको हमने E से ले लिया, इसको हमने M से मान लिया चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इस दिशा में चल रहा है, ये इस दिशा में। तो इसकी जो संचरण की दिशा होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, जेड दिशा में। अगर इसको हमने Y ले लिया, इसको X ले लिया, तो जो उसके संचरण की दिशा होगी वो क्या होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। तो पहली बात ये हो गई। फिर देखिए आगे, यहाँ पर आगे देखते हैं दूसरी बात, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए दूसरी बात क्या है। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से चीजें, यहाँ पर कोई मॉडल तैयार हुआ तो ऐसे नहीं कि एक दिन में तैयार हुआ, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कौन कौन से कारण उनको आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर दूसरा गुण देखने वाले हैं कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनका जो दूसरा गुण है, दूसरा गुण क्या है, जो दूसरा गुण है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के अलग अलग तरंगदैर्घ्य या अलग अलग आवृत्ति के कारण उनको हम अलग अलग उनके क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है
ठीक है ना, उसके इस तरह से लिखते हैं इसको, अलग अलग विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो सब एक ही रूप में होते हैं। एक विद्युत चुंबकीय पूरा जो आपका स्पेक्ट्रम है, उस पूरे स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कई प्रकार के विकिरण हैं, जैसे आपका इंफ्रारेड हो गया, ठीक है ना, एक्सरे हो गया, वाई रेज हो गया, गामा रेज हो गया। तो ये सारे के सारे जो विकिरण हैं, ये सब की अलग अलग क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, ये इनके गुण भी अलग अलग होते हैं। अब तीसरी बात यहाँ है कि जैसे आपकी वायु या जल तरंगे जो है क्या है, इनको माध्यम की क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या होती है, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या विकिरण है, इनको क्या है, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता जरूरत नहीं होती। ये क्या है, निर्वात में भी चल सकते हैं, आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो कुल मिला के ये आपका यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको जो परमाणु स्पेक्ट्रम है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।